साथियों, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव के साथ सब्सिडियरी संधि कर ली थी। उसके बाद अंग्रेज़ दौलत राव सिंधिया के राज को तोड़कर अंग्रेज़ी राज में मिला लेना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने युद्ध की तैयारियां भी पूरी कर ली थी और 18 जुलाई 1803 को गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेस्ली ने एक गुप्त और गूढ़ पत्र में जनरल लेक को लिखा था कि आप सिंधिया और भोंसले दोनों पर वार करने के लिए तैयार रहिए, और उसने लिखा था कि पूरे विश्वास के साथ काम कीजिएगा और आपने युद्ध की जो अत्यंत योग्यतापूर्ण योजना तैयार की है उस पर जल्दी से अमल करने की हर तरह कोशिश कीजिएगा। 21 जुलाई सन 1803 की रात को जनरल वेलेस्ली के पत्र का उत्तर तय करने के लिए सिंधिया और बरार के राजा के बीच फिर बातचीत हुई थी। 22 जुलाई को कॉलिंस ने सिंधिया को लिखा था कि चूंकि कर्नल कॉलिंस को मालूम हुआ है कि कल रात महाराजा दौलत राव सिंधिया और राजा राघोजी भोंसले के बीच महाराजा के नाम जनरल वेलेस्ली के पत्र का उत्तर तय करने के लिए बातचीत हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि महाराजा दौलत राव सिंधिया उस बातचीत के नतीजे की मुझे इत्तला दें। 24 जुलाई सन 1803 को दोनों मराठा नरेशों ने कॉलिंस के पत्र का जवाब भेज दिया था। सिंधिया ने लिखा था कि जो ही मेरी और सेना साहब सुबह राजा राघोजी भोंसले की मुलाकात होगी और हम एक जगह बैठेंगे, आपसे भी आने की प्रार्थना की जाएगी और जो कुछ कहना है उस समय आमने सामने बातचीत की जाएगी। अभी इस मौके पर मेरी और राजा की मुलाकात आवश्यक है। यदि आप मिलने का इरादा करते हैं तो कल 2 घड़ी दिन रहे आइएगा। मेरा घर आपका घर है। इसी तरह का जवाब राजा राघोजी भोंसले ने भी दिया था। अगले दिन 25 जुलाई सन 1803 को कर्नल कॉलिंस और महाराजा सिंधिया की मुलाकात हुई थी। कॉलिंस ने बार बार महाराजा सिंधिया पर राजधानी लौट जाने के लिए जोर दिया था। इसके उत्तर में सिंधिया के वजीर ने कॉलिंस से कहा था कि महाराजा दौलत राव और बरार के राजा दोनों की सेनाएं उनके अपने अपने इलाकों के अंदर हैं। इन नरेशों ने संजीदगी के साथ वादा किया है कि हम न तो अजंती घाट पर चढ़ेंगे और न पूना की ओर जाएंगे। वे लिखकर और अपनी अपनी मोहरें लगाकर गवर्नर जनरल को विश्वास दिला चुके हैं कि हम कभी बसई के संधि को उलटने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये तकरीरें उनकी मित्रता के इरादों का असंदिग्ध प्रमाण हैं। अब हम अपने अपने वकील पूना भेजने की तजवीज़ कर रहे हैं ताकि जिस तरह का विश्वास हमें हाल में जनरल वेलेस्ली की ओर से दिलाया गया है उसी तरह का विश्वास पेशवा की ओर से हमें भी मिल जाए। इसका मतलब यह था कि बसई की संधि का प्रभाव पेशवा और अन्य मराठा नरेशों के परस्पर संबंध पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। सिंधिया और होलकर के बीच इस समय जिस संधि की बातचीत हो रही है वह अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है, और जब तक वह तय नहीं हो जाए महाराजा सिंधिया राजधानी वापस नहीं जा सकते। साथियों, यहाँ मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अंग्रेज़ों और पेशवा बाजीराव में सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत बसई नामक जगह पर हुए थे, और बसई की संधि को हुए इस समय 7 महीने हो चुके थे, किंतु अभी तक उस संधि की कोई प्रति अंग्रेज़ों ने सिंधिया या बरार के राजा को नहीं दी थी। इस बीच दोनों वेलेस्ली भाई अपने पत्रों में सिंधिया और भोंसले दोनों को यह धोखा बराबर देते रहे थे कि बसई की संधि का सिंधिया और भोंसले की स्वाधीनता पर या पेशवा के साथ उन दोनों के संबंध पर यानी मराठा मंडल की आंतरिक व्यवस्था पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। इस विश्वास पर ही इन दोनों नरेशों ने बसई की संधि का विरोध न करना तक स्वीकार कर लिया था, किंतु इसी बात को वे अपने वकील भेजकर बाजीराव से भी पक्का कर लेना चाहते थे। जुलाई के अंत में अंग्रेज़ों ने उन्हें बसई की संधि की नकल दी थी। इस पर दौलत राव सिंधिया ने तुरंत मार्क्विस वेलेस्ली को लिखा था कि आपका मित्रता सूचक पत्र मिला जिसमें आपने पेशवा और अंग्रेज़ कंपनी के बीच बसई की नई संधि होने की मुझे सूचना दी है, और साथ में उस संधि की एक नकल भेजी है, और मुझे उस संधि की शर्तों की पूरी इत्तला हुई है। पेशवा और मेरे बीच जो परस्पर प्रतिज्ञाएं हो चुकी हैं वे इस तरह की हैं कि सभी बातों का और पेशवा की सल्तनत तथा उनके सामान के सब मामलों का फैसला मेरी सलाह और मशवरे से होना चाहिए, किंतु इसके विरुद्ध अंग्रेज़ों और पेशवा के बीच हाल में नई शर्तें हुई हैं, उनकी अब मुझे सूचना दी गई है। इसलिए अब कर्नल कॉलिंस की उपस्थिति में राजा राघोजी भोंसले के साथ यह तय हुआ है कि उपरोक्त संधि की सब बातों का पता लगाने के लिए मेरी और राजा की ओर से विश्वस्त दूत पेशवा के पास भेजे जाएं। साथ ही अंग्रेज़ों और पेशवा के बीच की बसई की उस 19 धाराओं वाली संधि की शर्तों को उलटने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है।
इस शर्त पर कि अंग्रेज कंपनी या पेशवा का भी कोई इरादा उस संधि की शर्तों को उलटने का न हो, जो कि बहुत काल से पेशवा की सरकार के और मेरे और राजा राघोजी भोंसले और दूसरे मराठा नरेशों के बीच कायम है। साथियों, दौलत राव सिंधिया की सब बातें न्याय संगत हैं और जाहिर है कि ये दोनों मराठा नरेश केवल मराठा साम्राज्य के स्वाधीन अस्तित्व और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चिंतित थे और इसलिए अपने दूत पूना भेजकर पेशवा से सब बात तय कर लेना चाहते थे। बैठे बिठाए अंग्रेज़ों से या किसी से युद्ध करने का उनका इरादा कदापि नहीं था, किंतु अंग्रेज भी इसी मराठा साम्राज्य के स्वाधीन अस्तित्व और उसकी व्यवस्था का अंत करने की फिराक में थे। 31 जुलाई सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने कर्नल कॉलिंस को लिखा था कि चूंकि सिंधिया और जसवंत राव होलकर के बीच अभी तक कोई संधि नहीं होने पाई है, इसलिए यही मौका है कि हमें जल्द से जल्द युद्ध शुरू कर देना चाहिए। अगले दिन यानी 1 अगस्त सन 1803 को सिंधिया और भोंसले दोनों ने जनरल वेलेस्ली के नाम फिर एक अत्यंत मित्रता सूचक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वेलेस्ली से फिर प्रार्थना की थी कि बाजीराव तक हमारे दूतों को पहुंचने और लौटने का इंतजार किया जाए और धैर्य तथा शांति से मामले का फैसला कर लिया जाए। किंतु अंग्रेज़ों की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 1 अगस्त सन 1803 को बिना महाराजा से पूछे या बिना दरबार को बाकायदा सूचना दिए कर्नल कॉलिंस, जो कि सिंधिया के दरबार में रेजिडेंट था, उसके दरबार से चला गया था और 6 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने कंपनी की ओर से मराठों के साथ युद्ध का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। मार्क्विस वेलेस्ली के तमाम सरकारी और गैर सरकारी पत्रों की पूरी छानबीन करने से मालूम होता है कि अंत समय तक सिंधिया और भोंसले दोनों इस बात के लिए उत्सुक थे कि शांति से सब बातों का निपटारा हो जाए। साथियों, मार्क्विस वेलेस्ली के पत्रों में दौलत राव के इरादे से संदेह उत्पन्न करने वाला केवल एक पत्र मिलता है, जो 26 जुलाई सन 1803 को मुरादाबाद के कलेक्टर लीस्टर ने वेलेस्ली को लिखा था। इस पत्र के साथ 2 फारसी पत्रों की नकलें थीं, जिनके विषय में कहा जाता है कि सिंधिया ने सहारनपुर के पदच्युत नवाब गुलाम मोहम्मद खां के नाम भेजे थे, जिनमें सिंधिया ने उनसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की थी और जिनकी नकलें लीस्टर को बम्बू खां से मिली थी। मूल पत्र न तो बम्बू खां ने लीस्टर को दिए थे, न लीस्टर ने वेलेस्ली को, और न कहीं ये मौजूद हैं। जो नकलें इधर से उधर तक भेजी गई उन पर तारीख तक नदारद है। बम्बू खां अंग्रेज़ों का ज़र खरीद था, जिसका अधिक वृत्तांत मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा। इसके अतिरिक्त युद्ध का ऐलान मार्क्विस वेलेस्ली ने 6 अगस्त को किया और लीस्टर का पत्र वेलेस्ली को 15 अगस्त को मिला था। इसके अलावा बम्बू खां का सारा चरित्र बहुत नीच और अविश्वसनीय था। इन पत्रों की भाषा इतनी लचर है और स्वयं लीस्टर के पत्र में लीस्टर का जालसाज होना तक इतना साफ जाहिर है कि इन पत्रों की सच्चाई पर विश्वास करना या उन्हें युद्ध के कारणों में कोई स्थान देना सर्वथा असंभव है। साथियों, माधोजी सिंधिया और मुदाजी भोंसले दोनों ने ऐसे संकट के समय, जब अंग्रेज कंपनी के पैर भारत से उगड़ते हुए नजर आ रहे थे, उस समय इन दोनों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। आज उन दोनों के वंशजों और उत्तराधिकारियों को अपने पूर्वजों की अदूरदर्शिता का दंड भोगना पड़ रहा था। साथियों, मार्च सन 1804 में इस दूसरे मराठा युद्ध के औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट के सामने पेश हुआ था। सर फिलिप फ्रांसिस ने अपनी वक्तृता में मार्क्विस वेलेस्ली और उसके साथियों के छल कपट, बसई की संधि के अन्याय, मराठा नरेशों की अधोपांत निर्दोषिता, फ्रांसीसियों के भय की निर्मूलता और युद्ध के छेड़ने में कंपनी की गर्हित स्वार्थपरता को बड़ी योग्यता और विस्तार के साथ साबित किया है। भारत के साथ अंग्रेज़ों के संपर्क को दर्शाते हुए सर फिलिप फ्रांसिस ने कहा था कि भारत के साथ हमारा संबंध कैसे शुरू हुआ, इसकी बाबत मुझे आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि शुरू में हमारा संबंध केवल तिजारत का था। देसी नरेशों ने भी हम पर संदेह नहीं किया, बल्कि हर तरह हमारे साथ अनुग्रह का व्यवहार किया। उन्होंने न केवल तिजारत करने और उससे खूब फ़ायदा उठाने के लिए हमें हर तरह की सुविधा प्रदान की, बल्कि ऐसी ऐसी रियायतें और सहूलतें भी हमें दी जो उनकी अधिकांश प्रजा को भी प्राप्त नहीं थी। व्यापार की दृष्टि से विदेशी कौमों के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाने का मौका देना देसी नरेशों के लिए बुद्धिमत्ता थी, किंतु जबकि उनकी तिजारती आंख खुली हुई थी, उनकी राजनीतिक आंख बंद थी। उन्होंने उन उसूलों पर काम नहीं किया जिन उसूलों पर चीन वालों ने काम किया।
और जिनके कारण यूरोपियन कौमें चीन पर अपनी सत्ता जमाने में सफल नहीं हो सकी थी। सर फिलिप फ्रांसिस ने यह भी दिखाया था कि किस तरह अंग्रेज शासक भारतीय नरेशों के और ख़ासकर उस समय सिंधिया के चरित्र पर बिल्कुल झूठे दोष लगाकर उसे बदनाम करते थे और किस तरह के छलों द्वारा उन नरेशों की स्वाधीनता हरते थे। फ्रांसिस ने जोर देकर कहा था कि पहले हमने तिजारत शुरू की, तिजारत से कोठियाँ बनाई, कोठियों से किलेबंदी की, किलेबंदी से सेनाएं रखी, सेनाओं से देश विजय किया और विजयों से हमारी आजकल की हालत यह है। इस वक्तृता के बाद सर फिलिप फ्रांसिस का प्रस्ताव केवल यह था कि भारत में इलाके विजय करने और अपना राज्य बढ़ाने की योजनाएं करना अंग्रेज कौम की इच्छा के विरुद्ध है। साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अंग्रेज कौम के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ज़बरदस्त बहुमत से इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था क्योंकि उन्हें भारत को लूटने में बहुत आनंद आ रहा था। साथियों, इस वीडियो के साथ इस अध्याय का भी समापन होता है। अगली वीडियो से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।